हम लोगों ने नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत काफ़ी सारे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में और एनएनपी के बारे में समझा है। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी और इनकी यूटिलिटी, इनकी उपयोगिता क्या है, इनके बीच रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन एमंग जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, और साथ ही साथ इनमें जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जीडीपी या जीएनपी या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करते हैं और मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिन पर हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपसे चर्चा की है। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस को अच्छी तरह समझ लिया है तो इसे भी आप आसानी से समझ जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम इसे सरल भाषा में और कुछ सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड के अंतर्गत सबसे पहले हमारी चर्चा होगी। नेशनल इनकम देखिए कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नंबर 1 इनकम मेथड, नंबर 2 एक्सपेंडिचर मेथड एंड नंबर 3 प्रोडक्ट मेथड। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले बात करेंगे इनकम मेथड की, लेकिन थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि भाई जब इनकम मेथड की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। जब एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो इस बात पर ध्यान देंगे कि खर्चे के यानी एक्सपेंडिचर के सोर्सेज क्या क्या हैं। और जब प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे तो हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारे देश में जो ऑब्जेक्ट्स या गुड्स या जो सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन प्रोड्यूस्ड उनकी वैल्यूज, ओवरऑल वैल्यूज क्या है। तो ओवरऑल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए इसी विधि को जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, आउटपुट मेथड एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। ऑल्सो वी आर फाइंडिंग एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें कि हम लोग जो भी व्यय करते हैं, जिस विभिन्न सेक्टर्स के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इनकम मेथड में हम स्टडी करेंगे कि हमारे देश में जो विभिन्न सेक्टर्स में या विभिन्न जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके आय के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि इनकम मेथड हमारे लिए आज ये पहला टॉपिक जो है इसके अंतर्गत टारगेट है। तो जब हम इनकम मेथड की बात करेंगे तो नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जिक्र है नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, यानी हमारा जो तरीका होगा उसमें हम इनकम मेथड का उपयोग करेंगे। तो अगर इसे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल सम ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स, the total sum of the factor payments received during a given period, the total sum of the factor payments received during a given period is estimated to obtain the value of domestic income। क्या कहा हमने? The total sum of the factor payments, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के बदले जो पेमेंट्स किए गए हैं, यानी किसी व्यक्ति की जो आय हुई है उस फैक्टर के बदले में जो लोगों की आय हुई है, द टोटल सम ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में जो फैक्टर के बदले में जो पेमेंट्स किए गए हैं, यानी जो लोगों की इनकम हुई है, किसी व्यक्ति का खर्चा और किसी व्यक्ति का इनकम। तो यहां पर हम इनकम के पक्ष से देखेंगे, वी विल सी ऑन द साइड ऑफ इनकम। इनकम के पक्ष से देखेंगे कि
कि व्यक्तियों की क्या किस किस सेक्टर के व्यक्तियों की कितनी इनकम हुई है। इज एस्टिमेटेड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, और उन सबको जब हम ऐड कर देंगे, व्हेन वी ऐड ऑल दोज इनकम्स, तो वो टोटल इनकम क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। एंड डिपेंडिंग ऑन द वे द इनकम इज अर्न, कि किस किस तरीके से और किन किन सेक्टर से वो आय अर्जित की गई है, उन सबको ऐड कर दीजिए, तो वो जो एडिशन होगा वही कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग टेक्निकली इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP-FC। ये तो आप जानते हैं कि जब फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे, मतलब फैक्टर जो फैक्टर इकोनॉमी में अप्लाई किए गए हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि फैक्टर क्या क्या है हमारे पास। तो आप तो जानते हैं कि फैक्टर का मतलब हमारे पास है लैंड, यानी कि हमारी जो जमीनें हैं उसके बदले में कुछ हमको इनकम होता है। इसके अलावा कैपिटल, जो पूंजी होती है उसके बदले में आय होती है। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बदले में आय होती है। इसके अलावा जो आय होता है वो यानी कि लैंड, लेबर, अगर जो हम लोग जो मजदूर हैं जिनको हम सैलरी देते हैं या उनको वेज देते हैं, तो उनकी भी एक आय होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों को मिला जुला के काम करते हैं। जैसे एक छोटा दुकानदार है, एक स्मॉल शॉपकीपर है, तो देखिए उस दुकान की जमीन यानी वो दुकान भी उसकी है, उस दुकान में वो अकेला काम करता है, सुबह से शाम तक उसमें लगा रहता है, तो वो उसमें जो है मजदूर भी है यानी काम करने वाला भी है, मालिक भी है यानी प्रॉफिट भी उसकी, लेबर भी उसकी यानी वेज भी उसका, लैंड भी उसकी, और अगर उसने उसमें पूंजी कुछ लगाई है तो उसके बदले में इंटरेस्ट भी उसका। तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। इसे हम डिटेल में और आपको बताएंगे, लेकिन अभी एक मोटा मोटी तौर पर आप समझिए कि आखिर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिमाग में क्लियर रखिए कि यहां पर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि डोमेस्टिक इनकम, दैट इज द एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास किन किन फैक्टर सोर्सेस से यानी किसी चीज के उत्पादन में लगाए जाने से, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज, किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा को उत्पादित करने के लिए हमने कौन कौन से फैक्टर लगाए हैं, और उन फैक्टर को लगाने के बदले में जितनी भी आय देश के भीतर लोगों को हो रही है, देश के भीतर लोगों को हो रही है एक निश्चित समय में, उसी को हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। देश के लोगों की आय है यहां पर। द टोटल सम ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज एस्टिमेटेड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डिपेंडिंग ऑन द वे द इनकम इज अर्न्ड। तो एक चीज ध्यान रखिए, डेफिनेशन में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आप मन में रखिए, और ये देखिए कि ये जो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट होगा ये दो तरीकों से बनेगा। पहली चीज, इनकम एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनकम एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी हमारे देश में के दो हिस्से बना दिए हमने। एक वो जो प्राइवेट सेक्टर है यानी जो सरकारी नहीं है या जो पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो एक वो हिस्सा जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि सामान्य व्यक्तियों का हिस्सा है, और दूसरा है द इनकम एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर, इनकम एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर यानी डोमेस्टिक इनकम, जो टोटल डोमेस्टिक इनकम होगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट होगा, उसके दो बड़े हिस्से होंगे। पहला होगा इनकम एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर और दूसरा हिस्सा होगा इनकम एक्योरिंग टू पब्लिक सेक्टर। अब जब प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग जो हैं वो उनके पास अगर जमीन है या उनका मकान है या उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बदले में या उस जमीन के बदले में उनकी आय होती है। तो कैसे होती है, तो या तो रेंट के रूप में होगी,
या फिर रॉयल्टी के रूप में होती है। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी जैसे मान लीजिए जमीन है और उस जमीन में कोयला है, कोल है, या उसमें सोना है या हीरा है, तो अब मान लीजिए जो व्यक्ति जिसकी जमीन है उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो कोयला निकाल सके या सोना या हीरा निकाल सके, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है वो काम कर सकता है। तो बदले में उस संस्था को या उस व्यक्ति को वो क्या देगा? रेंट नहीं देगा, वो उसके बदले में उसकी जो इनकम होगी उसका एक हिस्सा देगा, उसे कहते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी एक इनकम हो गई, ये फैक्टर है यहाँ पर लैंड। दूसरा इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कैपिटल है, पूंजी है, तो वो पूंजी जो है, पूंजी के बदले में उसकी आय क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? उसके बदले क्या आय हो जाएगी? इंटरेस्ट हो जाएगी। तो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट की आय हो गई। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उसकी कुछ रिस्क लेने की क्षमता है, उसमें उसने कच्चा माल लगाया, रॉ मटेरियल लगाया, उससे कोई चीज प्रोड्यूस किया, उसको उसने बेचा, यानी उससे कुछ नई चीज बनाया और उससे उसने प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर एक और इनकम का स्रोत हो गया किसी भी व्यक्ति का या संस्था का, जो सरकारी नहीं है, निजी है, जो सरकारी नहीं है, निजी है। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट। अब देखिए यहां पर तीन चीजें हो गई, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब इन तीनों को आप देखिए, पहला हो गया आर, दूसरा हो गया आई और तीसरा हो गया पी, RIP। लेकिन इस RIP का मतलब आप ये मत समझिए रेस्ट इन पीस, इसका मतलब आप समझिए रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, है ना। और इसको टर्म जो यूज करते हैं इसके लिए वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से मिलके क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि आगे जब फॉर्मूला बनाएंगे वहां जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। जिस प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, कोई व्यक्ति है और उसका जो इनकम है वो पूरा का पूरा इनकम नहीं रख पाता अपने पास। अगर वो व्यक्ति है और उसकी इनकम 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा है, तो सरकार क्या करती है? उसके ऊपर टैक्स ले लेती है, तो टैक्स में चला जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उद्योग है और उसने कोई प्रॉफिट कमाया, तो वो कहां चला जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स में चला जाएगा। अगर मान लीजिए वो कंपनी या उद्योग है, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स हैं, उसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, तो वो उनके शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना, लाभांश देना पड़ेगा। तो देखिए ये प्रॉफिट में लाभांश चला गया, डिविडेंड। और तीसरी चीज ये, अब कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स या डिविडेंड को बांटने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको बांटने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से प्रॉफिट भी पूरा का पूरा नहीं रख पाते, वो भी बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर इनकम मेथड में कैलकुलेट करते समय प्रॉफिट को हम लेते हैं। फिर एक चीज आती है कि इनकम, देखिए जो भी व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है उसको हम लोग सैलरी देते हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मजदूर है तो हम उसको वेज देते हैं, मजदूरी देते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी भी संस्था में काम कर रहा है, अगर सरकारी संस्था में भी काम कर रहा है तो भी उसको सैलरी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, और भी कई तरह के लाभ, इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस का भी इनकम होता है उसके पास। तो कई तरह के इनकम जो सरकार के द्वारा उसे दिया जाता है, ये सब क्या हो जाता है? ये सब कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय कहलाता है। मतलब जो एम्प्लॉय को कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति दी गई। अब ये सब शब्द ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और यहां पर क्या बन गया? सैलरी, वेज एंड एनी बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉई इज नोन एज द कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप ये बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट जो इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे कैसे क्रिएट हुआ, मतलब कैसे कैसे बना है। फिर एक और चीज देखेंगे आप इसमें, इस डायग्राम में आपके सामने है ये मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, मिक्स्ड इनकम।
मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो मैंने अभी बताया आपको कि मिक्स्ड इनकम मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है और उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली हुई है, एक ठेला लगाया हुआ है, या कोई अभी सामान बेचने का एक तरीका निकाला हुआ है। अब उसकी पूंजी भी खुद की है, श्रम भी खुद ही कर रहा है, उसका रिस्क भी खुद ही ले रहा है, मतलब ऊपर जितने भी फैक्टर आपने लगाए वो सब फैक्टर का अकेले इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो स्वरोजगार में है, सेल्फ एम्प्लॉयड में उनकी इनकम क्या है, तो मिक्स्ड इनकम हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये जो आपको मैंने 5 चीज यहां पर बताई, जिसको मैंने ऑपरेटिंग प्लस सरप्लस और कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय के रूप में भी विभाजित करके बताया, और उसके बाद आपको मिक्स्ड इनकम भी आपको बताया, तो इन तीनों चीजों को अभी फिलहाल ध्यान रखिए। अब आप चलिए इस डोमेस्टिक इनकम यानी इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के दूसरे हिस्से में जाएंगे तो ये हो जाएगा इनकम एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर। इनकम एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर बहुत आसान है भाई, जितने भी हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर था, यानी जो व्यक्ति थे, जो कंपनी थे, जो उद्योग थे, जो सरकार के नहीं थे, वो सब प्राइवेट सेक्टर हो गए। अब सरकार भी तो भाई देखिए, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, विभाग बनाती है, जैसे रेलवे सरकार का विभाग है, अब वो भी तो इनकम करती है, उसको भी तो कुछ इनकम होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक वाटर डिपार्टमेंट बना रखा है, पानी का विभाग, अब पानी देती है लोगों को, ठीक है, सब लोगों को पानी देती है, सप्लाई करती है, बदले में बिल भी देती है, तो बिल के बदले में क्या होता है, उस सप्लाई के बदले में उनको पैसा मिलता है, वो उनको भी प्रॉफिट होता है। और बिजली सप्लाई करते हैं, उनको भी प्रॉफिट होता है। बहुत सारी बिजली कंपनियां हैं सरकार की जो प्रॉफिट में है, बहुत सारे पब्लिक कंपनियां हैं वो भी प्रॉफिट में है, उनको प्रॉफिट होता है, तो वो सब भी तो लाभ कमा रहे हैं ना, वो भी उनकी इनकम है, तो वो सरकार की इनकम है, तो वो पब्लिक सेक्टर इनकम हो गई। और सरकार के इनकम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक वो जो डिपार्टमेंटल है और एक वो जो नॉन डिपार्टमेंटल है, यानी सीधा सीधा सरकार का विभाग नहीं है। जैसे रेलवे सरकार का सीधा विभाग है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो सरकार का मान लीजिए सीधा विभाग है। ऐसे ही गवर्नमेंट के बहुत सारे विभाग जो लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट करते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको रख सकते हैं। नंबर 2, ऐसे जो कॉरपोरेशन है जो सरकार के ने प्रॉफिट कमाने के लिए या कुछ काम करने के लिए बनाए हैं, जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, BHEL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, और भी बहुत से पब्लिक सेक्टर हैं, तो वो लोग भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, यानी कि लाभ कमाते हैं। तो इनकम एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर हो गया, वो टोटल पब्लिक सेक्टर की जो इनकम है उनको ऐड कर लीजिए। जो इनकम एक्यूरिंग प्राइवेट सेक्टर, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि व्यक्ति जो कि रेंट या रॉयल्टी के रूप में इनकम प्राप्त करते हैं, जो कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लगाया यानी रिस्क उठाया तो प्रॉफिट के रूप में प्राप्त करते हैं, किसी कंपनी में उद्योग में कर्मचारी के रूप में काम करें तो वेजेज या सैलरी के रूप में प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो मिक्स्ड इनकम के रूप में भी लाभ प्राप्त करते हैं। इन सब चीजों को हमें ऐड कर लेना है। तो यहां पर नीचे एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का मतलब होता है इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस इनकम एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ ही आ सकता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं आपको पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट का ही सेक्टर है उसे भी आप देख सकते हैं। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग यहां पर 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात। फिर आप चलिए आगे। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, तो हमें निकालना है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम की जब बात करेंगे तो यहां तो हमने निकाला डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में
कौन सी चीज ऐसी ऐड कर दी जाए कि वो नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं कि जो नेट जो बाहर यानी जो लोग बाहर दूसरे देशों में रहते हैं या उन्होंने जो कुछ आय अर्जित की है, या दूसरे देशों के लोग जो हमारे देश में रहते हैं वो उन्होंने भी कोई आय अर्जित की, तो दोनों को प्लस माइनस करके क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA को उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, NNP। ठीक है। तो जब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना हो और हमारे पास प्रोसेस इनकम मेथड का हो और इनकम मेथड से हमें कैलकुलेट करके निकालना हो कि डोमेस्टिक इनकम यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें सबसे पहले इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकालना है और दूसरा हिस्सा इनकम एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर कैलकुलेट करना है। इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर जब निकालेंगे तो उसमें दो चीजें होंगी, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा और कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय होगी और साथ ही साथ उसमें मिक्स्ड इनकम भी ऐड हो जाएगा। ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है इसके तीन हिस्से हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है ये तीन भागों में बढ़ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कोई टैक्स के रूप में चला जाता है, डिविडेंड के रूप में बढ़ जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति के पास रहता है। जब वेजेस की बात करेंगे तो वो सैलरी के रूप में होगा, वेज के रूप में होगा या एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन के रूप में कंपनी के जो कर्मचारी हैं या कंपनी के लोग हैं उनको जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में या किसी अन्य रूप में, उन सबको हमें यहाँ पर ऐड करना है। और साथ में जो मिक्स्ड इनकम है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए उसे भी इसमें ध्यान में रखना है। इनकम फ्रॉम इनकम एक्यूरिंग टू पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो इनकम अर्जित करती है उसे हम लोग ध्यान में रखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड इनकम एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर और साथ में पब्लिक सेक्टर भी होगा। फिर ये जो इनकम एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर है इसको आप तीन भागों में बांट के लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम और फिर दूसरे इसके अगले हिस्से में इनकम टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो किसी भी तरह से फॉर्मूला आपको पूछा जाए तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये फैक्टर्स इसको बनाने में मदद करते हैं। अब जब हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया तो एक नई चीज हमें इसमें जोड़नी पड़ी, कहां तक जाने के लिए, एनएनपी तक जाने के लिए, क्योंकि हमें जरूरत है एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो जब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम एट एब्रोड को जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम एट एब्रोड का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाकर अर्न करते हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर अर्न करते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा नेट फैक्टर इनकम एट एब्रोड। तो जब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम एट एब्रोड को ऐड कर देंगे तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से NNP एट फैक्टर कॉस्ट आप इनकम मेथड से निकाल सकते हैं, यानी कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम की गणना इस तरीके से की जा सकती है। अब ये चीज भी इसमें ध्यान रखना है कि जब हम इस मेथड का उपयोग कर रहे हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या चीज ध्यान रखना चाहिए? तो वैसे तो बहुत
बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, मैंने 3-4 प्रिकॉशंस आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, अब इनकम तो इलीगल तरीकों से भी हो सकती है, चोरी से भी हो सकती है ना, स्मगलिंग से भी हो सकती है, जुआ सट्टा से भी हो सकता है। तो क्या उसको रखेंगे, इस इनकम को नहीं रखेंगे। तो इलीगल एक्टिविटी से जो इनकम होती है उसे नहीं रखना है, इनकम मेथड में उसे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, जो सरकार के द्वारा कुछ सामाजिक योजनाएं होती हैं, सोशल प्लान्स होती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन योजना होती है, या अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जैसे बेरोजगारी भत्ता होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज होते हैं। ऐसे कुछ योजनाएं जो कोई उत्पादक कार्य नहीं होते, वो बेसिकली सपोर्ट के लिए होते हैं और कोई उत्पादन से संबंधित नहीं होते, प्रोडक्शन से संबंधित नहीं होते, उनके पीछे कोई फैक्टर नहीं होता, तो उनको भी शामिल नहीं करना है। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, स्कॉलरशिप शुड नॉट बी taken in the calculation of income method. Also, the income from illegal activities not to be taken in income method, like smuggling, theft, gambling, etc. And number 3, windfall income. Windfall मतलब अचानक, अगर अचानक, जैसे अचानक इनकम कैसे होता है, लॉटरी में पैसा जीत गया, तो क्या इसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में? तो विंडफॉल इनकम जो होता है उसे भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो विंडफॉल इनकम जो होता है उसे भी इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज जैसे शेयर बेचा खरीदा है ना, सेल परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स टू बी इंक्लूडेड, ब्रोकरेज ऑन द सेल परचेज ऑफ द शेयर एंड बॉन्ड्स टू बी इंक्लूडेड। यहां पर जस्ट मैं उल्टी बात कह रहा हूं आपको कि अभी जो 3 चीजें मैंने बताई वो इसमें इंक्लूड नहीं करना है। कौन कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करना है? जो इलीगल एक्टिविटी से आएगा, जो ओल्ड एज पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में आएगा, जो विंडफॉल इनकम होगा यानी अप्रत्याशित आय होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शेयर बेचता या खरीदता है और बदले में वो ब्रोकरेज प्राप्त करता है, तो उसे आप ब्रोकरेज को भी एक इनकम मानते हुए इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ चीजों को इसमें ऐड किया जाता है और कुछ चीजों को इसमें छोड़ना भी पड़ता है। जैसे इलीगल इनकम हुआ, ओल्ड एज पेंशन हुआ, है ना, अब अचानक होने वाली आय हुई लॉटरी वगैरह से संबंधित, तो उन सब चीजों को छोड़ा जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है इनकम मेथड में कि इनकम एक्योरिंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड इनकम एक्योरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जितने भी मैंने फैक्टर आपको बताए उसे ध्यान रखना है, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत जितने भी फैक्टर बताए वो याद रखना है। इन सब चीजों से जब आप इन सब को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा वो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट होगा। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट जो होगा उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको मैंने बताया कि हमारे देश के लोगों के द्वारा बाहर जाकर के आय अर्जित करना और दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश में आकर आय अर्जित करना, इन दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा उसे हम इसमें ऐड कर देंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में। तो ये आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो इस तरह से इनकम मेथड से नेशनल इनकम की गणना की जा सकती है। ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई। थैंक यू।